चलिए इकोनॉमी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए हम इकोनॉमी में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की किताब 11th क्लास एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं। इसमें हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया चैप्टर 5 कवर कर रहे हैं। इसके तहत हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने जो क्लोजिंग की थी वो ह्यूमन कैपिटल और फिज़िकल कैपिटल के बीच के क्या फ़र्क होते हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, क्या डिसिमिलैरिटीज़ हैं, यहाँ पर की थी। उनमें से अंतिम डिसिमिलैरिटी को अभी हम डिस्कस करेंगे और हम लेक्चर को आगे प्रोसीड करेंगे, जिसमें हम ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट के बीच का फ़र्क समझते हुए इंडिया में अब तक ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के क्या ट्रेंड रहे हैं, क्या खामियां रही हैं, इसको समझेंगे। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कशन के वाया आगे बढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं, अंतिम पॉइंट समझते हैं फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल के फ़र्क का। वो पॉइंट रिवॉल्व करता है नेचर ऑफ बेनिफिट्स के अराउंड। जो ह्यूमन कैपिटल है उसमें जो बेनिफिट है, उसका नेचर है वो ये कि ह्यूमन कैपिटल क्रिएट्स बोथ प्राइवेट एंड सोशल बेनिफिट्स, लेकिन फिजिकल कैपिटल क्रिएट्स ओनली प्राइवेट बेनिफिट। तब आपके मन में आएगा कि ये प्राइवेट एंड सोशल बेनिफिट का कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए फिजिकल कैपिटल सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट बेनिफिट ही क्रिएट कर पाता है, बट ह्यूमन कैपिटल दोनों ही प्राइवेट एंड सोशल बेनिफिट्स क्रिएट कर पाता है। इसकी इसी क्वालिटी को एक्सटर्नल बेनिफिट के रूप में भी जाना जाता है। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के एक्सटर्नल बेनिफिट्स भी होते हैं, जो यहाँ पर लिखा गया है कि ह्यूमन कैपिटल बेनिफिट्स नॉट ओनली द ऑनर ऑफ द ह्यूमन कैपिटल बट ऑल्सो द सोसाइटी, एंड दिस इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल बेनिफिट। देखिए आपके सामने एक व्यक्ति है जो वेल एजुकेटेड है, हेल्दी है। एक एजुकेटेड व्यक्ति अपनी सोसाइटी के पॉलिटिकल सिस्टम को बेटर अंडरस्टैंड करता है, वो उसमें बेटर कंट्रीब्यूशन देता है इन अ प्रोडक्टिव मैनर। जैसे सपोज़ कीजिए आप इंडिया में रहते हैं और आप डेमोक्रेटिक सिस्टम को फॉलो करते हैं। एक व्यक्ति ह्यूमन कैपिटल में अगर कन्वर्ट हो चुका है, वो वेल एजुकेटेड है, तो वो व्यक्ति डेमोक्रेसी की वैल्यू को समझेगा, वो डेमोक्रेटिक सिस्टम, इलेक्शंस को अंडरस्टैंड करेगा। वो ये कोशिश लगातार करेगा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। वो ये कोशिश लगातार करेगा कि वो पार्टीज़ और कैंडिडेट्स से क्वेश्चन करेगा कि नेशन की ग्रोथ के लिए, ह्यूमन की डेवलपमेंट के लिए क्या किया जा रहा है, वेलफेयर के लिए क्या हो रहा है। वो ये कोशिश करेगा कि कंट्री अगर डेमोक्रेटिक है तो ऑटोक्रेसी ना आए। वो सरकारों को चेक में रखेगा, उनको अकाउंटेबल और ट्रांसपेरेंट बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास करेगा। जैसे देश भर में अगर हमने ह्यूमन कैपिटल फॉर्म किया तो इसी की वजह से हमारे देश में राइट टू इन्फॉर्मेशन के कानून की मांग हुई। एक लंबा संघर्ष चला और सरकार ने 2005 में कानून पास करके संसद के माध्यम से देश को राइट टू इन्फॉर्मेशन का अधिकार दिया। और राइट टू इन्फॉर्मेशन के कानून की बदौलत देश में आपके फंडामेंटल राइट्स और मजबूत हुए। देश में राजनीतिक सिस्टम को ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल बनाने में मदद मिली। आपके पास सरकारी आंकड़े होते हैं, सरकार से आपके पूछे गए सवालों के जवाब होते हैं, जिनके आधार पर आप ये आंक लेते हैं कि सरकारें काम किस ढंग से कर रही हैं। दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ द राइट टू इन्फॉर्मेशन। ऐसे कई और उदाहरण हैं। जब समाज में ह्यूमन कैपिटल फॉर्म होता है तभी इस तरह के सकारात्मक राजनीतिक परिवर्तन आते हैं। अगर ना हो तो ये नहीं आता। वो बंद करें, इसी ये वाला चलाएं। ह्यूमन कैपिटल फॉर्म हुआ और लगातार देश के अंदर इस बात की मांग की गई कि महिलाओं को पार्लियामेंट में और लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में, संसद में और विधानसभाओं में उनका बेहतर प्रतिनिधित्व होने के लिए, अच्छा रिप्रेजेंटेशन होने के लिए उन्हें रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाना चाहिए 1/3 सीट्स का। ऐसी मांग की गई। ये मांगें तभी हो पा रही हैं क्योंकि समाज में एक अच्छा भला वर्ग यह बात जान पा रहा है कि महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए उन्हें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देना ज़रूरी है। और ये तभी हो पाएगा कि जब ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे आप कि महिलाओं की जो इस समय की सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल कंडीशन है, उसके पीछे बहुत सी डेप्रिवेशंस हैं। उन डेप्रिवेशंस को रिमूव करने के लिए उन्हें सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली एम्पावर करना होगा, जिसके लिए ये कदम बहुत ज़रूरी है कि उन्हें राजनीतिक तौर पर आगे लाया जाए और मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से जोड़ा जाए। ये चीज़ें आइडेंटिफाई करना, ट्रेंड्स को पहले तो डेवलप करना, ट्रेंड्स को स्टडी करना, डेटा को समझना, डेटा को कलेक्ट करना, डेटा को स्टडी और प्रोसेस करना और डेटा को कंक्लूड करना, उसके रिजल्ट्स लोगों के सामने रखना, ये सारी गतिविधियाँ हर 10 वर्ष पे सेंसस कंडक्ट कराना,
उस सेंसस के वाया देश के बारे में एक एक जानकारी एकत्रित करना, ये जान पाना कि देश में मिडिल क्लास, पुअर क्लास, रिच क्लास कितनी एग्जिस्ट कर रही है, रूरल एंड अर्बन सोसाइटी कितनी है, किस तरह का कंजम्पशन पैटर्न बन रहा है, एजुकेशन का लेवल कैसा है लोगों का, लोगों के पास कितने एसेट्स और रिसोर्सेज हैं, ये सारी चीज़ें ये बहुत ज़रूरी हैं। कोई भी एक समाज जो ह्यूमन कैपिटल मैनर में डेवलप्ड हो चुका है, फॉर्म हो चुका है, वह समाज इस तरह की जानकारियाँ अवश्य इकट्ठी करेगा और वो अपने आप को बेहतर बनाना चाहेगा। तो ऐसे में आप पॉलिटिकल सिस्टम को स्ट्रेंथन करते हैं, आप उसे ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल बनाते हैं, आप डेमोक्रेसी को एनरिच करते हैं अगर आप ह्यूमन कैपिटल की सेंस में फॉर्म्ड हैं। तो इस तरह से जिस व्यक्ति को बेहतर एजुकेशन मिली है, वो उस एजुकेशन की मदद से ना केवल अपने लिए बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेगा, ना सिर्फ वो अपनी लेबर प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करेगा, गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, वो अपनी इस ह्यूमन कैपिटल के कारण समाज को भी बहुत से लाभ देगा, क्योंकि उसके द्वारा लिखे गए आर्टिकल्स, लेख, उसके द्वारा दी गई लीडरशिप टू द प्रोटेस्ट एंड डेमोस्ट्रेशंस, उसके द्वारा दिए गए सरकारों को सुझाव, या उसके द्वारा बनाई गई सरकारें, या उसके द्वारा लगाई गई PIL टू द जुडिशरी, ये सारी चीज़ें समाज के लाभ के लिए होती हैं, समाज को सशक्तिकरण देती हैं, उन्हें मजबूत बनाती हैं। तो इसलिए ये एक्सटर्नल बेनिफिट्स हैं जो ह्यूमन कैपिटल पोजेस होने से आते हैं। एक्सटर्नल बेनिफिट्स टू द सोसाइटी, नॉट ओनली टू द प्राइवेट बेनिफिट्स टू द पोजेसर ऑफ द ह्यूमन कैपिटल। सेम इसी तरह से अगर एक व्यक्ति हेल्दी है और वो लंबे समय तक जीता है, सेहतमंद है, सबसे बड़ी खासियत उसकी ये है कि वो ये जान पाएगा कि अच्छी सेहत के कारण क्या है। वो हेल्थ एंड हाइजीन पर फोकस करेगा, वो सैनिटेशन को महत्व देगा, वो अपने घर के आसपास कचरा नहीं फैलाएगा, वो नाले नालियों की सफाई पर हमेशा बल देगा। सरकारों को, लोकल गवर्नमेंट्स को क्वेश्चन रेज़ किया जाएगा कि वेस्ट मैनेजमेंट कैसे किया जाए और क्यों किया जाए। वो लगातार डंप साइट्स के अगेंस्ट आर्टिकल्स लिख सकते हैं क्योंकि उन्हें सेहत के बारे में जानकारी है। सो ऐसे में जो व्यक्ति खुद सेहतमंद है, वो ये जानता है कि उसे अच्छी सेहत कैसे मिली और क्यों मिली, वो प्रोडक्टिव सिस्टम को मेंटेन करेगा, वो प्रोडक्टिविटी नेशन के लिए बढ़ाएगा, वो हेल्दी वर्कफोर्स बनेगा, चाहे आप उसे डिफेंस में भेज रहे हैं, चाहे आप उसे किसी इंडस्ट्रियल यूनिट में भेज रहे हैं, चाहे आप उसे एकेडमिक्स में डाल रहे हैं। दूसरी तरफ वो अपनी हेल्थ, हाइजीन, सैनिटेशन की मदद से समाज भर को यह पाठ पढ़ाएगा कि साफ़ सुथरा जीवन कितना ज़रूरी है निरोगी रहने के लिए, क्वालिटी लाइफ जीने के लिए। तो इस वजह से भी आप सिर्फ़ और सिर्फ स्वयं को लाभ नहीं देते हैं ह्यूमन कैपिटल पोजेस करके, आप समाज को भी लाभान्वित करते हैं। इसलिए ह्यूमन कैपिटल पोजेस करने से प्राइवेट के साथ साथ सोशल बेनिफिट भी होता है। लेकिन दूसरी तरफ देखा गया है कि जब आप फिज़िकल कैपिटल की बात करते हैं तो फिज़िकल कैपिटल बाय एंड लार्ज प्राइवेट कैरेक्टर का ही होता है, उसका बेनिफिट। कैसे? क्योंकि फिज़िकल कैपिटल के तहत ये माना जाता है कि जिस किसी व्यक्ति ने भी उस कैपिटल को पोजेस करने के लिए जो पे की है अमाउंट, उस अमाउंट से वो कैपिटल उसने पोजेस किया और उस कैपिटल की मदद से ही गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो पा रही हैं। उन गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शंस का लाभ उसी को जाएगा क्योंकि उसने ही वह कैपिटल पोजेस करने के लिए पे किया। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक फोटोस्टेट मशीन खरीदी, तो अब इस मशीन को ख़रीदने के लिए पेमेंट मैंने ही की है। ये मशीन अब अगर सर्विसेज प्रोड्यूस करती है, उसका लाभ मुझ ही को जाएगा। ये एक बड़ी चीज़ है। जैसे इंडस्ट्रीज़ हैं या तमाम चीज़ें, हम ये प्रयास करते हैं कि फ़िज़िकल कैपिटल जब आप पोजेस करते हैं तो उसमें आपको समाज का योगदान और भागीदारी मिलती है, ऐसा माना जाता है। समाज के द्वारा उस क्षेत्र में जो ज़मीनें थीं जिन्हें उन्होंने वर्षों से बचा करके रखा था, जल बचा करके रखा था, जंगलों को बचा करके रखा था, आप वहाँ पर आए और आपने वहाँ पर जो प्रोड्यूस करना शुरू किया, उसके लिए जो नेचुरल रिसोर्सेज की आपको आवश्यकता थी वो आपको मिल पाए। आपने नदियों का पानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए प्रयोग में लाया, या कोयला, या फिर आयरन और मेटल इंडस्ट्री के लिए। ये सारे संसाधन किसी ने बचा कर रखे थे। आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप उस सोसाइटी को रीपे करें। इसलिए लगातार ये प्रयास किए जाते हैं किसी भी अवेकन्ड सोसाइटी के द्वारा कि वो फिज़िकल कैपिटल पोजेस करने वाले लोगों पर एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की ज़िम्मेदारी लगाएं। इसलिए आप देखेंगे कि धीमे धीमे हम फिज़िकल कैपिटल के जो बेनिफिट्स हैं उनके कैरेक्टर में थोड़ा बदलाव लाने के प्रयास कर रहे हैं। और हमने इसीलिए कॉरपोरेट सेक्टर में कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR का कॉन्सेप्ट इंड्यूस किया और ये प्रयास किए कि 1% ऑफ अमाउंट कॉरपोरेट्स को कंट्रीब्यूट करना होगा फॉर द पर्पस ऑफ द सोशल डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर,
जो कॉर्पस वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में कंट्रीब्यूट करेंगे। ओके, इसके तहत स्कूल, चिकित्सालय, वनों का रख रखाव, पानियों को बेहतर करना, वेस्ट मैनेजमेंट, तमाम बेहतर जीवन वैक्सीन से जुड़ी हुई सुविधाएं, ये सारी चीज़ें की जाती हैं। ये कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड के तहत होता है। लेकिन बाय एंड लार्ज फिजिकल कैपिटल का ऑनरशिप और पोजेशन प्राइवेट कैपिटल ही जनरेट करता है, सोशल कैपिटल जनरेट नहीं करता है, ऐसा माना जाता है। नेचुरली उसमें ये एलिमेंट नहीं है। इसके साथ आपका फिज़िकल और ह्यूमन कैपिटल के बीच का जो फ़र्क था वो बेहतर तरीके से कंप्लीट हुआ। अब दूसरा पॉइंट खड़ा होता है कि चैप्टर की शुरुआत से ही हम ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन डेवलपमेंट इन शब्दों पर चर्चा करते आ रहे हैं। तो ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट के फ़र्क को हम समझें। चलिए अब हम उसके बारे में समझते हैं। देखिए, ह्यूमन कैपिटल के बारे में ये कहा जाता है कि ये इस कॉन्सेप्ट को कंसिडर करता है कि जिस कॉन्सेप्ट के तहत हेल्थ एंड एजुकेशन इम्पार्ट करने के कुछ उद्देश्य होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं। ऑब्जेक्टिव होता है हायर प्रोडक्टिविटी। उस हायर प्रोडक्टिविटी का रिज़ल्ट ये निकलता है कि गुड्स एंड सर्विसेज बड़े अमाउंट में पहले के मुकाबले प्रोड्यूस की जा रही हैं। इसी की वजह से आप हेल्थ एंड एजुकेशन इम्पार्ट करते हैं सोसाइटी को, ऐसा माना जाता है। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्म किया जाता है। इससे सीधे सीधे एक चीज़ कंक्लूड होती है कि मान लीजिए आपने इन्वेस्ट किया, आपने एजुकेशन एंड हेल्थ पर खर्चा किया और उस एजुकेशन एंड हेल्थ के डेवलपमेंट के बाद भी प्रोडक्शन में फ़र्क नहीं आया, मतलब जो गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन है उसमें कोई फ़र्क नहीं आया, तो आपके हेल्थ एंड एजुकेशन पे किया गया ये सारा इन्वेस्टमेंट अनप्रोडक्टिव माना जाएगा अगर आप ह्यूमन कैपिटल के कॉन्सेप्ट के वाया जाते हैं। क्योंकि ह्यूमन कैपिटल के कॉन्सेप्ट में जो ह्यूमन है जिसे कैपिटल के रूप में डेवलप किया जा रहा है वह ह्यूमन एक ज़रिया है, एक मार्ग है, एक मीन्स है किसी एंड को अचीव करने का, किसी गंतव्य को, किसी मंजिल को हासिल करने का। वो गंतव्य, वो मंजिल, वो एंड प्रोडक्टिविटी है, आपको वो हासिल करनी है। आपको गुड्स एंड सर्विसेज पहले से अधिक प्रोड्यूस करने हैं। ऐसे में अगर आप वो प्रोडक्टिविटी ही नहीं अचीव कर रहे, वो गुड्स एंड सर्विसेज पहले से ज़्यादा नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो फिर सही मायने में उस ह्यूमन पे किया गया वो एक्सपेंडिचर इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ एक तरह से अनप्रोडक्टिव कंसिडर कर दिया जाएगा, क्योंकि उसने कोई भी एनहांस्ड प्रोडक्शन अचीव करके नहीं दी। लेकिन इसके बिल्कुल उलट अगर आप ह्यूमन डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट को मानते हैं तो वो ये मानता है, ह्यूमन डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हेल्थ, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें एक ह्यूमन के साथ, ह्यूमन बीइंग की वेलफेयर के साथ इंटीग्रल एलिमेंट हैं। दीज आर द इंटीग्रल एलिमेंट। ह्यूमन को इससे अलग करके देखा ही नहीं जा सकता। क्यों? वो ये कहते हैं कि अगर आप ह्यूमन का वेलफेयर करना चाहते हैं तो वेलफेयर का मतलब क्या है कि एक व्यक्ति अपने जीवन में जिन चीज़ों के साथ वैल्यू अटैच करता है, जिन भी चीज़ों के साथ वैल्यू अटैच करता है, उन चीज़ों के बारे में वो प्रोडक्टिवली सोच सके, चॉइसेस कर सके, निर्णय ले सके। वो इस तरह से निर्णय कैसे ले पाएगा जब तक आपने उसे पढ़ने लिखने की क्षमता नहीं दी, जब तक आपने उसे अच्छी सेहत नहीं दी। तो अच्छी सेहत, पढ़ने लिखने की क्षमता, ये चीज़ें उस व्यक्ति के जीवन में उसको सहयोग करती हैं कि वह व्यक्ति जब भी अपने जीवन से जुड़ी हुए कोई ऐसे मूल्यों पर विचार करना चाहता है जो मूल्य उसके लिए बहुत मूल्यवान हैं, तो वह यह विचार अपने विवेक से करे, उसके पास एक राइट चॉइस डिसीजन मेकिंग हो। ये तभी हो पाएगी अगर वो पढ़ा लिखा है, सशक्त है, अगर वो अच्छी सेहत का मालिक है, वो बीमार नहीं है, या फिर वो ऐसे माहौल में नहीं है जहाँ पर वो वल्नरेबल है कि वो बीमार हो जाएगा। ऐसे में किसी भी व्यक्ति को अपने स्वयं के विकास के लिए सोचने के लिए, अपने स्वयं के विकास के लिए मार्ग चुनने के लिए, अपने स्वयं के जीवन को बेहतर ढंग से जीने के लिए, फैसले लेने के लिए एक विवेक का विकास करना ज़रूरी होता है। जब आप उस विवेक का विकास करते हैं, आप एक वेलफेयर स्टेट के रूप में काम करते हैं। आप व्यक्ति को फ्रीडम देते हैं, फ्रीडम टू थिंक, फ्रीडम टू लीड द लाइफ, जिस मैनर में उसे लगता है कि जीवन उसके लिए उपयोगी हो सकता है, उस मायने में। इसके लिए ये ज़रूरी होता है कि आप ये मान के चलें कि कुछ चीज़ें बुनियादी ही हैं जो आपको उसे देनी है।
दोज थिंग्स आर बेसिक, जो आपको देनी ही है. दोज थिंग्स आर इनसेपरेबल, दे आर वेरी इंटेग्रल टू द वेरी आइडिया ऑफ द ह्यूमन वेलफेयर, एंड दोज थिंग्स आर एसोसिएटेड विद द ह्यूमन कैपिटल, दैट इज़ इन द सेंस ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ. तो इसीलिए जब आप उसे इंटेग्रल मान के चलते हैं, वो इनसेपरेबल हैं. जिस केस में आप कोई एंड अचीव नहीं करना चाहते हैं एजुकेशन और हेल्थ दे करके, ह्यूमन कोई मीन नहीं है, कोई ज़रिया या कोई रास्ता नहीं है, एंड कोई और नहीं है, ह्यूमन यहाँ पर अपने आप में एंड है. तो इस केस में ह्यूमन ही एंड है, क्योंकि यहाँ पर आप किसी और गुड या किसी और सर्विसेज की डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए ह्यूमन के ऊपर कैपिटल फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं कर रहे हैं. यहाँ पर ह्यूमन ही को डेवलप करने के लिए ह्यूमन के ऊपर आप एजुकेशन एंड हेल्थ अप्लाई कर रहे हैं, ताकि ह्यूमन स्वयं में विकसित हो सके. तो मानव के विकास के लिए ही शिक्षा देना अनिवार्य है, सेहत देना अनिवार्य है. ये वेलफेयर के कॉन्सेप्ट के साथ इंटीग्रल आइडिया है. चलिए एक बार रीड कर देते हैं अब इसको. ह्यूमन कैपिटल. द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल कंसिडर्स एजुकेशन एंड हेल्थ एज अ मीन्स टू इंक्रीज लेबर प्रोडक्टिविटी. इसका मतलब अगर लेबर प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही है, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है, तो फिर एजुकेशन एंड हेल्थ पे किया गया इन्वेस्टमेंट अनप्रोडक्टिव है, फिर वो प्रोडक्टिव नहीं माना जाएगा. द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट कंसिडर्स द आइडिया दैट एजुकेशन एंड हेल्थ आर इंटेग्रल टू ह्यूमन वेलबींग. वाई समझा चुका हूँ, वो पॉलिटिकल, डेमोक्रेटिक, वो हेल्दी, सैनिटेशन, तो वो समझा दिया. द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल ट्रीट्स ह्यूमन बींग्स एज अ मीन्स टू एन एंड. एंड क्या है? इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी. तो उसके लिए मीन्स माना जा रहा है ह्यूमन को, जरिया, मार्ग माना जा रहा है. इसलिए अगर ये एंड अचीव नहीं किया तो ये मीन्स क्या हो गए? अनप्रोडक्टिव. ओके, हाउ मैंने अभी बता दिया. एजुकेशन और हेल्थ अच्छी होगी तो फिर कंटिन्यूस वर्कमैन डेज होंगे, है कि नहीं? प्रोडक्टिव थिंकिंग होगी और अच्छी एजुकेशन की वजह से स्किल्स, ट्रेनिंग, कंटेम्प्रेरी नॉलेज होगी, तो ये माना जाता है कि आप ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे. पर फिर भी किसी कारण से मिसमैच हो रहा है, नहीं हो पा रहा है, और आप पर इन्वेस्टमेंट किया गया, हेल्थ और एजुकेशन आपकी इंप्रूव हुई ही नहीं सपोज़ कीजिए, तो आप उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं दे पा रहे हैं, तो ये अनप्रोडक्टिव मान लिया जाएगा. दूसरी तरफ द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट ट्रीट्स ह्यूमन बींग्स आर एंड्स इन देमसेल्व्स. वहाँ पर ह्यूमन बींग्स को ही एंड माना जाता है, और ये एक तरह से कौन सा कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन वेलफेयर. ह्यूमन वेलफेयर का कॉन्सेप्ट क्या है? मैंने आगे व्हाट लिखा है. ह्यूमन वेलफेयर का कॉन्सेप्ट यही है कि एजुकेशन एंड हेल्थ इंटेग्रल है. एक ह्यूमन की डेवलपमेंट से, एक ह्यूमन की वेलबींग से एसोसिएट करके देखो. आप उसे किसी भी प्रोडक्शन के मूल्य में नहीं देख सकते, आप उसे हायर प्रोडक्टिविटी में कैलकुलेट नहीं कर सकते. ये बुनियादी ही होनी चाहिए किसी भी व्यक्ति के स्वयं विवेक का विकास के लिए, कि वह अपने जीवन से जुड़े हुए निर्माणकारी और मूल्यवान पहलुओं को समझ के निर्णय ले सके. इसके लिए आपको उसे शिक्षा, सेहत देना अनिवार्य ही है. तो इसे इस तरह से समझ के चलना चाहिए. तो किसी भी राष्ट्र की यह निश्चित भूमिका है, ये एक सर्टेन रोल है उसका, ये उसकी ड्यूटी है कि उसे अपने लोगों का एजुकेशन, हेल्थ वाइज डेवलपमेंट करना ही होगा. इट्स अ बेसिक थिंग. इसलिए ये राइट के तौर पर काम करता है. इसलिए कोई भी कल्याणकारी राज्य है, अगर वर्ल्ड में कोई भी वेलफेयर स्टेट है, जैसे इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है, तो वो अपने कमिटमेंट्स में, जैसे कि अपने कॉन्स्टिट्यूशंस में इस बात का प्रावधान रखेगा कि वो अपने लोगों का मैंडेटरली वेलफेयर करेगा. जैसे कि हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में ऐसे बहुत सारे निर्देश दिए हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ने भारतीय राज्य को ऐसे बहुत सारे डायरेक्टिव्स दिए हैं जो वेलफेयर स्टेट के डायरेक्टिव्स हैं, जिनका उद्देश्य साफ़ सुथरा माहौल देना, विरासतों को, हेरिटेज को बचाना, अच्छी सेहत देना, अच्छी चिकित्सा देना, इंटॉक्सिकेंट से, नशों से दूर रखना, बाल कल्याण करना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग ना हो सके, लोगों को इन चीज़ों से बचाना, 14 बरस तक सबको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का प्रावधान रखना, फ्री लीगल एड जैसी चीज़ें प्रोवाइड करना, पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करना, मैटरनिटी लीव जैसी चीज़ें देना, सामान्य कानून जैसी व्यवस्थाएं रखना, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे विचारधारा. तो ये सब चीज़ें रखी गई हैं क्योंकि हम एक वेलफेयर स्टेट के तौर पर काम करते हैं. तो इसीलिए दीज थिंग्स आर इंटेग्रल
लेकिन किसी भी राष्ट्र की अपनी क्षमता होती है कि उसके पास रिसोर्सेज कितने हैं इन कमिटमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए, इसलिए इन्हें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के तौर पे रखा गया है। तो समय के साथ साथ सरकारें इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पर कानून बनाती रहती हैं और उन कानूनों की मदद से लगातार लोगों का वेलफेयर होता रहता है। तो वो जो कमिटमेंट है, कमिटमेंट ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, वो फुलफ़िल होता रहता है। और इन कमिटमेंट्स की कड़ी में 2009 में किए गए राइट टू एजुकेशन के कानून के द्वारा लोगों को फ्री एंड कंपलसरी 14 वर्ष की आयु तक की शिक्षा आपको कमिट की गई है लीगली। वो आपका एक फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21A। ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। ओके, दैट्स द थिंग। आज सरकारी संस्थानों में, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में मैटरनिटी लीव एक मैंडेटरी चीज़ है, आपको मिलती है। आपको छुट्टियां मिलती हैं, आपको पेड लीव मिलती है, आपको मेडिकल एक्सपेंडिचर्स रीइम्बर्स होते हैं, आपके रीइम्बर्समेंट मिलती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। ओके, कोई दिक्कत की बात तो नहीं? ठीक है भाई मोहित, चलो फिर ये हो गया भाई। आगे पढ़ लेते हैं। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया द ट्रेंड, वो लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए अब हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया स्पेसिफिक मैनर में ट्रेंड वाइज समझते हैं और समझेंगे कि आगे क्या काम करने की आवश्यकता है। इस क्वेश्चन की शुरुआत हम इस सवाल से करते हैं कि नीड क्या है कि गवर्नमेंट इंटरवीन करे एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर में। क्यों है ये नीड? हम इस क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ेंगे। देखिए, हमारे देश के अंदर जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो वेल डिमार्केटेड हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड हैं टू द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ द गवर्नमेंट और टू द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ द फेडरल सिस्टम। इंडिया एक फेडरल पॉलिटी है जिसमें जो पावर्स हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट के पास भी हैं, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी हैं और लोकल गवर्नमेंट्स जैसे कि पंचायतें और म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस के पास भी हैं। तो ये 3 यूनिट ऑफ गवर्नमेंट ये रिस्पॉन्सिबल हैं एजुकेशन एंड हेल्थ को लेके। आप नोटिस भी करते होंगे, पंचायतों की भी जिम्मेदारी है, राज्य सरकारों की भी जिम्मेदारी है, केंद्र सरकारों की भी जिम्मेदारी है। तो ये तीनों ही स्तर की संस्थाएं, ऑल 3 यूनिट्स ऑफ द फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये कार्यरत रहते हैं देश में एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर को डेवलप करने को लेकर के। ये तो पहले हमने समझ लिया कि कौन ये काम कर रहा है। अलग अलग मंत्रालय और उनके तहत काम करने वाली अलग अलग संस्थाएं ये काम करती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन मिनिस्ट्री है यूनियन लेवल पे, माने सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पर एजुकेशन मिनिस्टर होता है। इसी तरह से राज्य के स्तर पर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, क्योंकि राज्य के स्तर पर जो मंत्रालय होते हैं हम उन्हें डिपार्टमेंट के रूप में जानते हैं। हमने ये पढ़ा भी, स्टेट लेवल पर हम ऐसे मिनिस्ट्री के तौर पर नहीं जानते, डिपार्टमेंट्स के लेवल पर जानते हैं। और इनके ही तहत, मतलब इन सारी संस्थाओं के तहत डिफरेंट यूनिट्स हैं जो एजुकेशन को मैनेज करते हैं। जैसे NCERT, इसकी जिम्मेदारी है एजुकेशन को मैनेज करने की, सिलेबस, करिकुलम, बुक्स को छापना और स्कूल्स को मैनेज करना। तो जैसे NCERT, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। डिफरेंट बोर्ड हैं हमारे देश में जो एजुकेशन को मैनेज करते हैं, जैसे CBSE, ICSE और स्टेट बोर्ड्स, IB, अलग अलग बोर्ड्स हैं। NCERT ही जैसी अलग संस्थाएं जैसे UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जैसे AICTE, जैसे ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, है ना, जो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स और बाकी टेक्निकल इंस्टीट्यूशन होते हैं AICTE के तहत उनको रजिस्टर होना होता है, तभी उनको इस तरह के कोर्सेज कराने की अनुमति मिलती है। ये सारे अपने स्तर पर एजुकेशन के सेक्टर में काम करते हैं। हेल्थ के लेवल पर भी हेल्थ मिनिस्ट्री केंद्र के स्तर पर, राज्य के स्तर पर हेल्थ डिपार्टमेंट है। इसके अलावा इसके अंदर भी अलग अलग इंस्टीट्यूशंस वर्क करते हैं, जैसे नेशनल मेडिकल काउंसिल है, जैसे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, ICMR है। आपने कोरोना के समय में ICMR का चर्चा बहुत ज़्यादा सुना होगा। ICMR ऐसा कह रहा है, ICMR वैसा कह रहा है, ये गाइडलाइंस दी गई हैं कि सर्कल्स ऐसे बनाए जाएं, इतने ग्रुप को टारगेट किया जाएगा, अब सिर्फ उससे ज़्यादा को नहीं, एक क्लस्टर बेस्ड अप्रोच अपनाई जाएगी, ऐसी चीज़ें आपने तब सुनी होंगी। तो ये हैं कुल मिलाकर के हमारे देश में संस्थाओं का एक ढांचा जो हमारे देश के अंदर शिक्षा और सेहत और चिकित्सा
को लेकर के संजीदा रूप में काम करता है। कुछ सवाल खड़े हुए कि ऐसा क्यों होता है, क्यों एक रिक्वायरमेंट क्रिएट होती है कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट हो, माने स्टेट यानी कि गवर्नमेंट निवेश करे इन चीज़ों में। देखिए, हमने अभी थोड़ी देर पहले ये बात समझी कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के जो बेनिफिट्स हैं उनका नेचर ये है कि उसमें प्राइवेट के साथ साथ सोशल बेनिफिट भी है, प्राइवेट के साथ साथ सोशल बेनिफिट भी है। और गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिस चीज़ में सोशल बेनिफिट्स इंगेज हैं, गवर्नमेंट उस एरिया को सपोर्ट करे, प्रमोट करे, डेवलप होने दे, ताकि बाय एंड लार्ज जब सोशल बेनिफिट्स होंगे तो सोशल डेवलपमेंट होगा, और वह सोशल डेवलपमेंट आगे एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करेगा कि सभी का ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट फर्दर भी होता रहे। सेकंड, गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्राइवेट बेनिफिट्स भी लोगों को, क्योंकि लोगों के जीवन स्तर को बेहतर करना, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड अकॉर्ड करना, ये दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। कोई भी सोसाइटी अपना पॉलिटिकल सिस्टम जब बनाती है तो उस पॉलिटिकल सिस्टम की कस्टोडियन के तौर पर जब गवर्नमेंट एग्जिस्टेंस में आती है तो गवर्नमेंट का काम क्या है, गवर्नेंस एक्चुअली में क्या करना चाहती है, उसके द्वारा किए जाने वाले काम का एक एंड अचीव करना ये भी है कि वो बेटर लिविंग स्टैंडर्ड ही चाहती है लोगों के लिए। और उसके तहत ये भी ज़रूरी है कि लोगों को प्राइवेट बेनिफिट एक्रियो हो ताकि उनका अपना निजी विकास हो सके, उनके पास संसाधन आ सके। तो इस वजह से भी एजुकेशन एंड हेल्थ में निवेश करना ज़रूरी है। ओवरऑल सोशल डेवलपमेंट भी हो रहा है, इससे सोशल बेनिफिट भी हो रहा है, इसलिए भी एजुकेशन एंड हेल्थ में निवेश करना बहुत ज़रूरी है इसकी वजह से। तो इसीलिए पब्लिक एक्सपेंडिचर तो इस माइंड के साथ किया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ प्राइवेट बेनिफिट इंक्लूडेड है ना इसमें, इसलिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी होता है। तो पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट दोनों है। जैसे आपको खुद को नज़र आ रहा है, आपकी फैमिली को, आपके परिवार वालों को ये नज़र आ रहा है कि एजुकेशन और हेल्थ की बदौलत आपका जीवन आगे ब्राइट होगा, आपका करियर बेटर होगा, अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाएंगी, आप खुद को बेटर सोसाइटी में प्लेस कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें वो आपके लिए देखते हैं। तो वो जब ये देख पा रहे हैं कि कई तरह के प्राइवेट बेनिफिट इसमें निहित हैं, तो वो भी तो इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो भी तो एक्सपेंडिचर करेंगे ही। तो इसलिए दोनों ही तरह के प्राइवेट एंड सोशल बेनिफिट्स इसमें इंक्लूडेड होते हैं। इसलिए ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए दोनों ही खर्चे आगे आते हैं। देखिए, इसमें बड़ी भूमिका सरकार की क्यों आ जाती है, वो इस वजह से आ जाती है कि किसी भी देश के लिए गवर्नमेंट की एक प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रिसोर्स डेवलपमेंट, सोसाइटी को डेवलपमेंट ऑफर करना, बेहतर पर कैपिटा इनकम देना, ताकि नेशनल इनकम के वाया ये हो पाएगा ताकि लोग समृद्ध हों, संपन्न हों, एक प्रॉस्पेरस, एक कॉन्टेंटमेंट से भरा जीवन वो जिए। इसके लिए जैसे वो फिजिकल रिसोर्सेज का डेवलपमेंट करते हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ह्यूमन कैपिटल यानी कि ह्यूमन रिसोर्स का भी डेवलप करना। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के बेनिफिट्स इनफैक्ट लॉन्ग टर्म होते हैं और इरिवर्सिबल भी होते हैं, मतलब वो जल्दी रिवर्स नहीं होते हैं, मतलब लंबे समय तक फिर वो आपको बेनिफिट्स देते चले जाते हैं। एक व्यक्ति में आपने ह्यूमन कैपिटल फॉर्म किया है, 25 साल की उम्र तक आपने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पर एफर्ट्स किए हैं और 65 साल की उम्र तक वो आपको यील्ड जनरेट करके देगा, और फिर फर्दर वो इस चेन को आगे बढ़ाएगा अपने बच्चों की ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के वाया। सो इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग टर्म गेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट। ये एक बड़ा लाभ है और ये जल्दी रिवर्स नहीं होता है। ओके, ये लंबे समय तक आपके किए निवेश के लाभ आपको मिलते रहते हैं। दूसरी, इसमें एक बड़ी चीज़ यह भी होती है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को कुछ इस रूप में भी देखा जाना जरूरी है कि इसका रोल बहुत क्रूशियल है। स्ट्रेटेजिक तो है ही, जो मैंने अभी समझाया कि अगर राष्ट्र का विकास करना है तो जैसे फिजिकल रिसोर्सेज का डेवलपमेंट है वैसे ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट है, और ये लॉन्ग टर्म तक आपको बेनिफिट देता चला जाएगा। इसलिए इट्स अ वेरी स्ट्रेटेजिकल डिसीजन, इट्स अ वेरी क्रूशियल डिसीजन एज वेल। जैसे सपोज कीजिए कि व्यक्ति अपने निजी खर्चों के माध्यम से किसी अपने परिवारजन को कहीं पर एडमिट कराता है, और वहाँ पर अगर ये बात कह दी गई है कि इन्हें आप कहीं कुछ दिन रख लेने के बाद ये बात कह दी गई है कि आप इन्हें कहीं और रेफ़र कर दीजिए, तो उस परिवार का काफ़ी नुकसान हो जाएगा। हो सकता है हम उस व्यक्ति को बचा भी ना पाएँ, हो सकता है हम उस व्यक्ति को बचा भी ना पाएँ, हो सकता है उस मेडिकल इंस्टीट्यूशन का ये एक्यूमेन ही ना हो कि वो उनको ट्रीट कर पाता। ये हो सकता था, नहीं हो सकता था? आप